10 solved exercise questions. क्वेश्चन नंबर 2 गिव शॉर्ट आंसर्स. शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास राइट इक्वेशन फॉर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर. सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर के लिए इक्वेशन लिखनी है. सेल्फ आयनाइजेशन मींस वाटर की आयनाइजेशन वाटर के साथ. ठीक है, हमारे पास इसमें किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी? हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस की. सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ अर्हीनियस एसिड. अर्हीनियस एसिड को डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल्स देनी है. अर्हीनियस एसिड हमारे पास क्या होता है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर के अंदर आयनाइज होके हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है. ठीक है, एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है HCl की. HCl को जब वाटर में आयनाइज करेंगे तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन. सेकंड हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड. नाइट्रिक एसिड को जब वाटर में आयनाइज करेंगे तो हमारे पास बनेगा हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन. इन दोनों एग्जांपल्स में हम देख सकते हैं कि हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हुई है प्रोडक्ट में? हाइड्रोजन आयंस की. तो अर्हीनियस एसिड की जो डेफिनेशन है बेसिकली वो यही स्टेट करती है, यही बताती है कि हमारे पास एक एसिड एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो वाटर में डिसॉल्व होके आयंस में जब कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन आयंस बनाता है. थर्ड क्वेश्चन है वाई HCl एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे क्यों एक्ट करता है? वी नो वेरी वेल के स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो वाटर के अंदर कम्प्लीटली आयनाइज हो जाते हैं. ठीक है, कम्प्लीटली वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं फौरन से जो ही वाटर के अंदर उसको उनको डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो HCl इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है. जब इसको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयंस में और क्लोराइड आयंस में फौरन से कन्वर्ट हो जाता है. फोर शॉर्ट क्वेश्चन है वाई NH3 एक्ट एज ब्रोंस्टेड लोरी बेस. NH3 ब्रोंस्टेड लोरी बेस के तौर पे एक्ट करता है. क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है जी? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. ठीक है, ओके. फाइव शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाई अमोनिया एक्ट एज वीक बेस. अमोनिया हमारे पास वीक बेस क्यों है? क्योंकि ये वाटर में आयनाइज होती है लिटिल एक्सटेंट तक. मींस के इसकी आयनाइजेशन वाटर के अंदर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है. ये फ्यू हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करेगी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर. दैट्स वाई इट इज़ अ वीक बेस. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है अमोनियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करके बनाते हैं हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट और वाटर. बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसके लिए लिखनी है हमने. ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारे पास. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे है हम ये भी देख लेते हैं. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 बनेगा और साथ वाटर. इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमारी है जी अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारी जो है इसमें बेस है. ठीक है, और हमारे पास जो एसिड है हमारा वो क्या है जी? ये हमारी बेस है. सॉरी, ये हमारे पास है जी बेस. ठीक है, और HNO3 क्या है? हमारे पास एसिड है. ठीक है, इसमें अब हमारे पास क्या है? बेस और एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास बनता है जी सॉल्ट. सॉल्ट और साथ में बनता है वाटर. सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी तो हम कह सकते हैं कि ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है. ठीक है, अच्छा इसके बाद हम देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है फॉलोइंग रिएक्शंस के लिए. सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिए हुए हैं. एज अ रिजल्ट हमारे पास बनता है मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर बनता है. ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हमें पता है होता है H2SO4. इसका रिएक्शन करवाया हमने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ MgOH होल ट्वाइस के साथ. किसकी फॉर्मेशन होगी हमारे पास? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 और साथ में बनेगा हमारे पास वाटर. ठीक है, H2O. सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करके बनाते हैं सोडियम सल्फेट वाटर और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 plus Na2CO3, that is the formula of sodium carbonate, give rise to the formation of sodium sulfate Na2SO4 and H2O plus CO2. ठीक है, अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या है? हर तरह से बैलेंस है. सोडियम रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है. ठीक है, कार्बन रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है. अदर देन सोडियम एंड कार्बन सल्फर. सल्फर हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे भी 1 है. हाइड्रोजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 है, प्रोडक्ट साइड पे भी 2 है. और ऑक्सीजन हमारे पास 7 है रिएक्टेंट साइड पे और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास 7 ऑक्सीजन है. 4 सोडियम सल्फेट के साथ हैं, 1 वाटर के साथ और 2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ.
ओके, थर्ड पार्ट है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। इसकी रिएक्शन हम लोग लिखते हैं HCl प्लस MgO गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। ओके, रिएक्टेंट साइड पे हम देखते हैं दो मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड पे भी, सॉरी रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास एक मैग्नीशियम है, प्रोडक्ट साइड पे भी एक है। पहले हम मेटल को बैलेंस करते हैं, देन नॉन मेटल को, और एट द एंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। अब हमारी मेटल यहाँ पे बैलेंस है, हम नॉन मेटल को देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे, सॉरी प्रोडक्ट साइड पे 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे 1 क्लोरीन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, दोनों साइड पे क्लोरीन को बैलेंस करना है, तो इसके साथ हम 2 लगा देंगे, ठीक है, रिएक्टेंट साइड पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन, अब हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे 2 है, और प्रोडक्ट साइड पे भी हमारे पास कितने हैं हाइड्रोजन, 2 हैं। तो हमारी हाइड्रोजन भी बैलेंस होगी, क्लोरीन भी, और ऑक्सीजन भी, और मैग्नीशियम भी बैलेंस हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई ब्रोस्टेड लोरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई ब्रोस्टेड लोरी एसिड और बेसिस इन फॉलोइंग रिएक्शंस। फर्स्ट पार्ट है इसका, HNO3 प्लस वाटर है गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं कि वाटर हमारा क्या है जी, बेस है, और हमारा जो HNO3 है वो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम HNO3 एसिड कैसे है और वाटर बेस कैसे है। एसिड हमारे पास ऐसे है नाइट्रिक एसिड के, इसने अपना प्रोटॉन क्या कर दिया जी, डोनेट कर दिए हैं। जो प्रोटॉन डोनर होता है उसे हम कहते हैं ब्रोस्टेड एसिड। और वाटर हमारे पास ब्रोस्टेड बेस है, क्योंकि इसने क्या किया है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है जो नाइट्रिक एसिड से आ रहा था, ठीक है। सेम सेकंड में हमारे पास NH3 है और नाइट्रिक एसिड है, अमोनियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो नाइट्रिक एसिड है वो हमारे पास होगा एसिड। नाइट्रिक एसिड एसिड इसलिए है क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन दे दिया है किसको, अमोनिया को दे दिया है, और अमोनिया कन्वर्ट हो गया जी NH4NO3 में, ठीक है। तो अमोनिया हमारे पास क्या है जी, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दैट्स व्हाई इट इज ब्रोस्टेड बेस। और नाइट्रिक एसिड क्या है, हमारे पास ब्रोस्टेड एसिड है, क्योंकि इसने प्रोटॉन क्या किया है, डोनेट किया अपना। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिव ब्रोस्टेड डेफिनेशन ऑफ एन एसिड। ब्रोस्टेड डेफिनेशन हमारे पास एसिड की क्या कहती है कि एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो प्रोटॉन डोनर है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है जी, अमोनिया प्लस HNO3, किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट की, ठीक है। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जो हमारा अमोनिया है वो क्या कर रहा है, हमारे पास प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो ये हमारे पास ब्रोस्टेड बेस होगा। और हमारे पास HNO3 जो नाइट्रिक एसिड है वो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। ये प्रोटॉन डोनर होने की वजह से क्या होगा जी, हमारा ब्रोस्टेड एसिड होगा। ओके, क्वेश्चन 7 है, ब्रोस्टेड एसिड और ब्रोस्टेड बेसिस को हमने आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। इनको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो एसिटिक एसिड है वो किस में चेंज हो रहा है जी, एसीटेट आयंस में। मींस हमारे पास क्या हो रहा है, ये जो प्रोटॉन था वो रिएक्टेंट साइड पे मौजूद था, बट प्रोडक्ट साइड पे वो प्रोटॉन मौजूद नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो एसिटिक एसिड है वो प्रोटॉन डोनर है, दैट्स व्हाई इट इज ब्रोस्टेड एसिड। वाटर की बात करें तो वाटर ने क्या किया है, इस प्रोटॉन को पिक किया है। तो हमारे पास जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया है, हाइड्रोनियम आयन में। और वाटर क्या है, हमारी ब्रोस्टेड बेस है, बिकॉज इट हैज एक्सेप्टेड द प्रोटॉन दैट इज डोनेटेड बाय ब्रोस्टेड एसिड। ओके, सेकंड पे जाते हैं। बाइकार्बोनेट आयन प्लस वाटर है, कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस हाइड्रोनियम आयन। अच्छा, यहाँ पे बाइकार्बोनेट किस में चला गया है, कार्बोनेट में। मीन्स प्रोटॉन इसने, ये प्रोटॉन इसमें से निकल गया, ठीक है, ये डोनेट कर दिया इसने वाटर को। तो ये जो HCO3 नेगेटिव है बाइकार्बोनेट, ये प्रोटॉन डोनर है, तो इसको हम कह देंगे कि ये एसिड होगा हमारा, ठीक है। ओके, वाटर की बात करते हैं तो वाटर ने क्या किया, इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, दैट्स व्हाई इट इज ब्रोस्टेड बेस। ओके, थर्ड हमारे पास है अमोनिया प्लस वाटर है, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, हाइड्रोक्साइड आयन बनेगा, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि जो अमोनिया है उसने क्या किया है, वाटर से आने वाले प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज बेस, ठीक है। और एसिड जो हमारे पास क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, इसने अपना प्रोटॉन डोनेट किया है वाटर ने, और वो OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया।
ओके, शॉर्ट क्वेश्चन 4 को देखते हैं। HCl और HCO3 नेगेटिव बाइकार्बोनेट आयन बने हैं, कार्बोनिक एसिड बनेगा, और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन्स बनेंगे। ठीक है, इसमें HCl हमारा एसिड है क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन क्या किया है, डोनेट कर दिया है बाइकार्बोनेट को। और बाइकार्बोनेट हमारी बेस होगी, ठीक है, क्योंकि इसने जो बाइकार्बोनेट है उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। 5 पे आते हैं तो हमारे पास HS नेगेटिव है, ठीक है, और वाटर है, सल्फाइड आयन में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोनियम आयन बनेगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं HS नेगेटिव हमारी एसिड है। ठीक है, एसिड क्यों है, क्योंकि इसने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है वाटर को, और वाटर क्या है जी, हमारा बेस है कि वाटर ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। 8 क्वेश्चन को देखते हैं। राइट इक्वेशन शोइंग आयनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग एज अर्हीनियस एसिड। हमने क्या करना है, हमें दो दिए हुई हैं स्पीशीज दी हुई हैं, A और B में HI और HNO2। इनको हमने आयनाइज करना है, ठीक है, और इनको अर्हीनियस एसिड के तौर पे क्लासिफाई करना है, बताना है कि अर्हीनियस एसिड हैं। हम ये कैसे बता सकते हैं अर्हीनियस एसिड हैं। सबसे पहले हम इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज HI है, ठीक है, HI को वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो हमारे पास HI पॉजिटिव, सॉरी H पॉजिटिव बनेगा और I नेगेटिव बनेगा। ठीक है, हमारे पास बना है जी, प्रोडक्ट में H पॉजिटिव आयन बना है। ठीक है, जो ये शो करता है कि हमारे पास HI अर्हीनियस एसिड होगा। HNO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन आयन में और नाइट्राइट आयन में। हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन ये शो करती है कि हमारा जो नाइट्रिक HNO2 है, नाइट्रस एसिड है। ठीक है, ये क्या होगा, एसिड होगा, अर्हीनियस एसिड। थिंक टैंक को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंपेयर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस इन ईच काइंड ऑफ सॉल्यूशन। हमें डिफरेंट सॉल्यूशन दिए हुए हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है, इनको इनको देख के हमने ये बताना है, ठीक है, कि इनमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है। सबसे पहले हम ए पार्ट में देखते हैं एसिडिक सॉल्यूशन को। एसिडिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, सेकंड हमारे पास आता है बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन है वो क्या होती है जी, ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयन। मींस हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस, तो हम कहेंगे कि सॉल्यूशन हमारा क्या है, बेसिक है। न्यूट्रल सॉल्यूशन को देखते हैं। न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या है जी, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन के। मींस कि हमारे पास ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है हाइड्रोक्साइड आयंस की, और ना हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा होते हैं हाइड्रोजन आयन से। दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होती है, इसीलिए सॉल्यूशन क्या कहलाता है, न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोडीन कॉमनली प्रिस्क्राइब पेन किलर है जी, इसको वाटर के डिसॉल्व किया जाता है तो हमारे पास C18H21 HNO3 पॉजिटिव की फॉर्मेशन होती है और साथ OH नेगेटिव भी बनता है। हमने क्या करना है, कोडीन और वाटर को ब्रोंस्टेड एसिड और बेस के तौर पे डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सबसे हम पहले ये देख लेते हैं C18H21NO3। ठीक है, जो रिएक्टेंट साइड पे है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, HNO3 में। मींस ये प्रोटॉन क्या कर रहा है, हमारे पास एक एक्सेप्ट कर रहा है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है उसको कहा जाता है ब्रोंस्टेड बेस। और वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, हाइड्रोक्साइड आयंस में। और मींस एक हाइड्रोजन इसमें से निकल रहा है, डोनेट हो रहा है, दैट्स वाई वाटर क्या होगा, ब्रोंस्टेड एसिड होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, एग्जामिन सम वेज इन विच यू माइट डिटरमिन वेदर अ पर्टिकुलर वाटर सॉल्यूशन कंटेन्स एन एसिड और बेस। हमने क्या करना है, हमने ये डिटरमिन करना है कि वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड है या बेस है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके कुछ तरीके हैं, ठीक है, 3 मेथड्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि आया वो एसिड है, क्या है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लिटमस पेपर मेथड। फर्स्ट मेथड है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर लेते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप का पेपर होता है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसके स्ट्रिप को सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे और कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो लिटमस पेपर है उसका कलर ब्लू लिटमस पेपर है, ठीक है, अगर उसका कलर सॉल्यूशन के अंदर डिप करने के बाद रेड हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर हम रेड लिटमस पेपर को डिप करते हैं सॉल्यूशन के अंदर, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास उसका कलर क्या हो जाएगा जी, ब्लू हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि ब्लू कलर जो है वो ये शो कर रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर या इस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है जी, बेस प्रेजेंट है। पीएच पेपर मेथड की तरफ आते हैं। पीएच पेपर मेथड, इसमें हम पीएच पेपर की एक स्ट्रिप ले लेते हैं, ठीक है, और उसको सॉल्यूशन के अंदर डिप करेंगे और कलर चेंज ऑब्जर्व किया जाएगा।
अगर हमारे पास पीएच पेपर का कलर जो है वो रेड ऑरेंज येलो कलर हो, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि हमारा सोल्यूशन एसिडिक है, ठीक है, उसके अंदर एसिड मौजूद है। और अगर हमारे पास लिटमस पेपर का, सॉरी, पीएच पेपर का कलर ग्रीन, ब्लू और वायलेट हो, तो वो इंडिकेट करता है कि बेस मौजूद है। थर्ड मेथड है एसिड बेस इंडिकेटर मेथड, ठीक है। एसिड बेस इंडिकेटर मेथड में हम क्या करते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर ऐड करते हैं विद हेल्प ऑफ ड्रॉपर। जैसे हम फिनोफ्थलीन ऐड कर देते हैं सोल्यूशन, फिनोफ्थलीन का सोल्यूशन ऐड करते हैं ड्रॉप वाइज, तो वो चीज़ जो है वो यूज़ होती है फाइंड करने के लिए कि सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। यूनिट 11 की सॉल्व एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 1 है जी, लिस्ट टू मेन सोर्सेज ऑफ एसिड रेन। टू मेन सोर्सेज बताने हैं हमने एसिड रेन के, ठीक है, तो इसमें हमारे पास सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो मेन सोर्स है एसिड रेन का। क्वेश्चन 2 है, लिस्ट फोर ह्यूमन एक्टिविटीज विच कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। तो ये हमारे पास कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज है, फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एंड इंसिनरेशन। ये 4 ऐसी एक्टिविटीज हैं ह्यूमन बीइंग की जिनकी वजह से एयर पोल्यूशन क्या हो रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर्स। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स कार्स वगैरह में, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में इंस्टॉल किए जाते हैं, और इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, हार्मफुल गैसेस जो इमिट होती हैं कार इंजन से, और जो हार्मफुल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वीओसीज जो इमिट होते हैं, उनकी एमिशन को रिड्यूस करना, ठीक है। और जो हमारे कैटालिटिक कन्वर्टर होते हैं ये क्या करते हैं जी, हार्मफुल कार्बन और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनको लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में भी कन्वर्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन 4 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑटोमोबाइल इन एयर पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल का रोल क्या है एयर पोल्यूशन में। ऑटोमोबाइल हमारी एयर पोल्यूशन कॉज करती है, कैसे, डिफरेंट तरह के डेंजरस पोल्यूटेंट्स, जिस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, हाइड्रोकार्बन हो गए, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर वगैरह, इनको क्या करेगी, डिस्चार्ज करेगी इन्वायरमेंट के अंदर, एयर के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होते हैं जी, एयर पोल्यूशन कॉज होती है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन इज, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये हमारे पास क्या होती है, अर्थ का टेम्परेचर का इंक्रीज करना ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ठीक है, इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 3 इज, डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स हमारे पास डिफरेंट हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड फर्स्ट हमारे पास एयर पोल्यूटेंट है जो वुड की इनकम्प्लीट बर्निंग से आती है, फ्यूल्स की बर्निंग से आती है, या व्हीकल के एग्जॉस्ट से रिलीज होती है एनवायरनमेंट में। सेकेंड हमारे पास है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास पावर स्टेशन से आती है, ठीक है, और इंडस्ट्रीज से आती है जो फॉसिल फ्यूल्स यूज कर रही हैं और अपना जो रिमेन्स हैं या वेस्ट मटेरियल उसको एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर देते हैं। थर्ड इज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। मोटर व्हीकल्स, ठीक है, जितनी भी हमारी हो गई, ऑटोमोबाइल्स हो गई, उसके अलावा पावर स्टेशंस, इलेक्ट्रिसिटी स्टेशंस जो होते हैं, और इंडस्ट्रीज जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह यूज किया जाता है, तो ये सारे के सारे फ्यूम्स जो है वो एयर में डिस्चार्ज करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के, जो कि एयर पोल्यूटेंट का कॉज है। Okay, question number 4, describe acid rain and its effects. Question number 5, describe global warming. Question number 6, what is ground level ozone? ये आपको नेशनल बुक फाउंडेशन केमिस्ट्री के इन पेजेस के ऊपर इनका आंसर गिवन होगा। मजीद ये कि आई बटन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। उस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर टू एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्लोबल वार्मिंग को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, मीथेन वगैरह हो गए, ठीक है, ये किस तरह से एक्ट करती हैं, जैसे ग्रीन हाउस में ग्लास एक्ट करता है, ठीक है, मीन्स कि ये क्या करेंगी, सन से आने वाली रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, उसके अलावा क्या करेंगी, उसको एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, और उसको स्पेस के अंदर एस्केप नहीं होने देंगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इस इफेक्ट की वजह से हमारी क्या रिड्यूस हो रही है जी, थर्मल एनर्जी लॉस टू स्पेस। मींस के जो थर्मल एनर्जी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो जाती है वो वापस रेडिएट नहीं हो रही होती, इमिट नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से हमारे पास अर्थ का जो टेम्परेचर है उस वो रेगुलेट नहीं रहता, बल्कि वो क्या हो जाता है जी,
विदाउट दिस इफेक्ट, विदाउट, अर्थ का टेम्परेचर क्या कर जाता है, राइज कर जाता है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो उसके बगैर भी हमारे पास क्या होगा, जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा कोल्डर हो जाएगी और लाइफ वगैरह एग्जिस्ट नहीं कर सकेगी इसके ऊपर। Question number 8, sulfur dioxide is common pollutant from burning coal straight to effects caused by this pollutant। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास एक पोलूटेंट है, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोल से आता है। दो हार्मफुल इफेक्ट्स इसके कौन से हैं, एक तो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज कॉज करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम के प्रॉब्लम्स कॉज करता है, जिसमें हमारे पास ब्रोंकाइटिस आ जाता है, एम्फीसीमा, लंग्स कैंसर, ये सारी हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम की और लंग्स की डिजीजेस हैं। सेकेंड हमारे पास क्या करता है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट की एक बहुत बड़ी रीजन है। थिंक टैंक में हम देख लेते हैं, डायबेंजोथायोफीन C12H8 सल्फर is common sulfur containing compound of coal, it is responsible for acid rain, elaborate this statement। हमने बताना है कि ये सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है डायबेंजोथायोफीन, ये एसिड रेन कॉज करता है, इसको एलैबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, जब डाइबेंजोथायोफीन को बर्न किया जाता है तो सल्फर कोयले के अंदर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर के अंदर और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होगी। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एसिड रेन की एक मेजर कॉज है, ठीक है। और इसके हमारे पास हार्मफुल इफेक्ट्स प्लांट्स वगैरह के ऊपर भी हैं, एक्वेटिक एनिमल्स के ऊपर, और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी, जैसे बिल्डिंग्स वगैरह होगी मार्बल की, ताजमहल वगैरह हो क्या है, या मार्बल की जो भी बिल्डिंग्स होती हैं घरों की, वो क्या होती हैं, खराब होती हैं ड्यू टू एसिड रेन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज देयर इज डायर नीड टू रिमूव सल्फर फ्रॉम कोल बिफोर इट इज बर्न। कोयले में से सल्फर को रिमूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमने रीज़न बतानी है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, कोल को रिमूव करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ये इसके नतीजे में क्या होगा, सल्फर को रिमूव करने से कोयले में से सल्फर की अमाउंट जो होगी, सल्फर के ऑक्साइड्स की अमाउंट, सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड की अमाउंट, वो क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, एयर पोल्यूशन और एसिड रेन में रिडक्शन लाया जा सकता है, या कमी लाई जा सकती है सल्फर को रिमूव करके कोयल में से बिफोर बर्निंग। क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन ऑप्शन, देयर आर सम वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन कॉज्ड बाय कार्स। कार से होने वाली पोल्यूशन को रिड्यूस किया जा सकता है, हमने वेज बताने हैं, ठीक है। कुछ वेज हमारे पास क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करें अगर, ठीक है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बजाय, तो पोल्यूशन से बचा जा सकता है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल्स यूज़ करें जिसमें हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ हो रहा हो, ठीक है, फ्यूल एफिशिएंट हो। और कार इंजन को हम अपने बंद कर दें ताकि डिफरेंट गैसेस वगैरह एनवायरनमेंट में एमिट ना हो सकें। रिड्यूस पोल्यूशन इस कार, कॉस्ट इफेक्टिव कार पुलिंग की जाए, ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉस्ट भी कम आती है और पोल्यूशन भी रिड्यूस हो जाती है। लेड फ्री पेट्रोल यूज़ किए जाएं ताकि पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। Question number 4, certain human activities are responsible for significant increase in greenhouse effect। कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जैसे फॉसल फ्यूल कोल वगैरह की बर्निंग, उसके नतीजे में जो भी गैसेस वगैरह हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसने बताया हुआ है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास क्या है, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, वो जब हम बर्न करते हैं तो हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में जाएंगी। सेकंड हमारे पास आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मींस कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट है। इसके नतीजे में भी हमारे पास क्या होगा जी, ऑक्सीजन की अमाउंट जो है वो, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम होगी, और हमारे पास क्या होगा, इससे हमारी जो लाइफ्स वगैरह हैं वो डैमेज होंगी। थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट इज द फार्मिंग। फार्मिंग में हमारे पास यह है कि जो फर्टिलाइजर्स हमारा यूज करते हैं उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह होते हैं जो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करने का कॉज बनते हैं, सबब बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, एज अ ग्लोबल सिटीजन हाउ कैन यू प्ले अ पार्ट टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन एज पर्सनल लेवल। पर्सनल लेवल पे एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, कुछ वेज हैं। ड्राइवलेस, हम लोगों ने क्या पीछे भी पढ़ा था अभी क्वेश्चन में, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाए, ठीक है। और उसके अलावा टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन नॉट इन यूज, जब हम लाइट्स यूज़ ना कर रहे हों तो हमें उनको
टर्न ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी बचाई जा सके, एनर्जी सेव की जा सके। रिसाइकल एंड रीयूज, किसी भी चीज़ को रिसाइकल किया जाए या बार बार रीयूज किया जाए, ताकि हमारे पास एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो, ठीक है। वाइट प्लास्टिक बैग्स एक बहुत बड़ी वजह है पोल्यूशन का, ठीक है। इनको भी डिकम्पोज करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टाइमली। अदरवाइज ये ज़्यादा टाइम लेते हैं डिकम्पोज करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करते हैं। एयर कंडीशनर्स के बजाय फैंस यूज़ करें, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि एयर कंडीशनर्स ज़्यादा ज़्यादा हमारी ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लोज योर विंडोज एंड कोर्स एंड डोर्स, विंडोज और डोर्स अपनी जो है वो क्लोज रखनी है, कि जब क्लोज होंगी तो एयर पोल्यूटेंट से हम ज़्यादा एक्सपोज नहीं होंगे। एयर क्लीनर यूज़ किया जाए ताकि हमारी इंडोर जो एयर की क्वालिटी है, ठीक है, वो इम्प्रूव हो। प्लांट एंड केयर फॉर ट्रीज, दरख्त लगाए जाएं, शजरकारी की जाए, ताकि एयर की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके, ताकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रॉपर तरीके से हमारे लंग्स में पहुंचे और हमें रिस्पिरेटरी सिस्टम के इश्यूज वगैरह ना हो।